नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि जो ममता बनर्जी के खासम खास पार्थ चटर्जी जिस शिक्षा घोटाले में जेल के अंदर बंद थे, अब जो शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं उस समय के, और उनको ममता बनर्जी ने हटा दिया है, परेश अधिकारी, अब वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। असल में आपको बताएं, जो शिक्षा भर्ती घोटाला है, इस घोटाले को माना जा रहा है कि कई हजार करोड़ रुपए का यह घोटाला है, जिसमें नियमों को ताक पे रखकर ममता बनर्जी की सरकार के समय जो टीएमसी के विधायक हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और जो मंत्री हैं, उन्होंने खुलकर रिश्वत ली और रिश्वत के बदले उन्होंने उन बच्चों को भर्ती कर लिया जिन्होंने टेस्ट तक नहीं दिया था। यानी रिटन टेस्ट में कई लोग तो ऐसे थे जो बैठे ही नहीं, डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इसकी जांच हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाकायदा सीबीआई को यह जांच का जिम्मा दिया और सीबीआई ने जब इसकी जांच की तो पाया कि घोटाला बहुत बड़ा है। गरीबों के साथ, गरीबों के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। इसी में जब घोटाले की जांच हुई तो पता चलता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, जो कि ममता बनर्जी के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं और ममता बनर्जी उनको अपना भाई बताती है, इतना बड़ा रुतबा था कि कोई बोल नहीं सकता। उस व्यक्ति के घर 49 करोड़ रुपया, 49 करोड़ रुपया सोने के सिक्के, प्रॉपर्टी के कागज, प्लॉट के कागज, ये सब मिले हैं। एजेंसियों की देखकर आंख फट गई कि नोटों के बंडल। उनकी एक मित्र थी जो अर्पिता मुखर्जी, उसके घर मिले। अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ हुई तो उसने बता दिया, ये तो पैसा मेरा नहीं है, कुछ लोग बैग भर के लाते थे, यहाँ रख के चले जाते थे, यानी मेरे घर का केवल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्योंकि संयुक्त रूप से कई प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और इसीलिए ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को बंद कर दिया और जेल की सलाखों के पीछे। यही नहीं, इसके अलावा कई शिक्षा मंत्रालय में और उच्च अधिकारी जो थे वो जेल की सलाखों के पीछे आज हैं। अब इसी कड़ी में मैंने आपको बता दूं, पहले भी ये कहा था और इसी चैनल पर कहा था कि अगले ही महीने, यानी मैंने अक्टूबर में ये बात बोली थी कि नवंबर में बड़ी संख्या में टीएमसी के कुछ विधायक और कुछ और मंत्री अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। इसी कड़ी में अब आप देखिए शुरुआत हो चुकी है। पार्थ चटर्जी को जितना पता था वो उन्होंने एजेंसियों को बता दिया है। ईडी अपने तरीके से उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है और समय आने पर छापे पड़ेंगे। लेकिन अब जो ये परेश अधिकारी हैं, इन परेश अधिकारी को ईडी ने बातचीत के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया है और सवाल वही है कि जो घोटाला हुआ है उसमें आपने कितने पैसे लिए और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका आपके पास क्या हिसाब है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि परेश अधिकारी अभी तक सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन अगले ही कुछ घंटों में आप देखेंगे कि ये पार्थ चटर्जी की तरह गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये जो शिक्षा राज्य मंत्री थे उसके रहते इन्होंने क्या किया था कि इनकी बेटी थी अंकिता, कूच बिहार में सरकारी स्कूल में उसको अपॉइंट करा दिया और वो भी बिना रिटन टेस्ट दिए, योग्यता थी नहीं, और भर्ती करा दिया। उसी की कंप्लेंट हुई कि एक ऐसी कोई लड़की वो कैसे आ सकती है जिसने रिटन टेस्ट दिया ही नहीं। सारा घोटाले के तार खुले तो पता लगा कि ये तो पूरी लिस्ट फर्जी है और इसमें रिश्वत के अलावा और बाकी कुछ चला नहीं है। तो कोर्ट में जब केस गया, कोर्ट ने बाकायदा इस अंकिता को लेकर आदेश दिया कि 2018 से लेकर जब तक ये नियुक्ति रद्द हुई है उसके बाद तक जितनी तनख्वाह इसने ले ली है सरकार से, वो भी कोर्ट में वापस जमा कराई जाए। पैसे वापस जमा हुए, लेकिन घोटाला अपनी जगह था और इसलिए ममता बनर्जी ने अपनी शाख बचाने के लिए ये दोनों को बर्खास्त कर दिया था। पार्थ चटर्जी भी हटाए गए और ये जो शिक्षा राज्य मंत्री थे परेश, इनको भी हटा दिया गया। सवाल ये है कि क्या अपने मंत्रियों के ऊपर ठीकरा फोड़कर, उनका केवल इस्तीफा लेकर बात रफा दफा हो जाएगी? तो नहीं, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने लाखों रुपए अपने उस टेस्ट की तैयारी में, रिटन टेस्ट को तैयार करने में कोचिंग सेंटर तक में लगाए, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ये तक बताया
कि हमने तो अपनी जमीन तक बेच दी, गरीब बच्चे। लेकिन उनको नियुक्ति पत्र देने की तो दूर की बात है, जब घोटाले की शिकायत वो बच्चे कर रहे थे तो उन पर लाठियां चलाई गई। और आज भी यही हो रहा है कि जो बच्चे नियुक्त हो गए हैं, जिनका उस लिस्ट में नाम है, आप जांच करते रहिए, ये तो तय करना पड़ेगा सरकार को कि ये फर्जी हैं तो ये असली है। और इसलिए सारी भर्ती को या तो रद्द करके नए सिरे से टेस्ट करें। वो दोनों में से कुछ काम नहीं हो रहा है और इसलिए आक्रोश फूटता है उन बच्चों का जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया था और जिनकी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उनको ये नियुक्ति पत्र मिलेगा और ये नौकरी पे जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी ये जो अध्यापक, इनको कहिए क्योंकि टेस्ट पास कर चुके हैं बहुत लोग, वो कहते हैं हमें नियुक्ति के बजाय लाठियां मिलती हैं, पुलिस उनको प्रदर्शन नहीं करने देती है, उनके ऊपर लाठियां चलाती है। बहाना कभी कहते हैं सड़क घेरने का, कभी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का, कभी कोविड का बहाना दिया जाता है। हालांकि कलकत्ता की हाई कोर्ट ने उन बच्चों को परमिशन दी हुई है प्रदर्शन की, और इसी को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में आक्रोश फूटा टीएमसी के विरुद्ध और ममता बनर्जी के विरुद्ध। इसका नतीजा आज आप देखें कि टीएमसी के बहुत सारे लीडर अब अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि यदि इस तरह के घपले घोटाले एक के बाद एक खुल रहे हैं तो उसमें जिस तरह से टीएमसी का नाम खराब हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, घरों में अगाजनी हो रही है, सब जगह टीएमसी का नाम आ रहा है। केस दर्ज होते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो टीएमसी के नेताओं को लग रहा है कि वो किस मुंह से अगले चुनाव में लोगों के बीच जाएंगे। अभी भी विरोध होता है, 2024 का चुनाव आने ही वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीएमसी के नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अब जनता का आक्रोश है तो 2024 के चुनाव में वो दिखाई देगा वोट के चोट के आधार पर। अगर किसी को ये लगता है, ममता बनर्जी को यदि ये लगता है कि वो जिस तरह से अभी 2022 का चुनाव जीती थी बूथ कैप्चरिंग करके, इस तरह से वो फिर चुनाव जीत जाएगी, तो ये उनका ख्वाब होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। पश्चिम बंगाल से जितनी भी रिपोर्ट आई है, चाहे वो मानव अधिकार की रिपोर्ट हो, महिला आयोग की रिपोर्ट हो, SC/ST आयोग की रिपोर्ट हो, वहाँ के राज्यपाल जब थे जगदीप धनखड़ जी, उनकी रिपोर्ट हो, और चाहे बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट हो, सब में एक ही बात कही गई कि यहाँ फ्रेश चुनाव कराना और फेयर चुनाव कराना ये संभव हो ही नहीं सकता जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी हुई है, यानी टीएमसी की सरकार है। एक ही तरीका है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए। तो ममता दीदी इस बात को समझ रही है कि आज नहीं तो कल यहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और इसलिए बड़ी नपी तुली भाषा में अब वो शब्दों का चयन करती हैं। लेकिन ये देखना होगा कब तक ये सरकार चलेगी। सूत्रों की माने तो ईडी एक्शन मोड में है, और अब इस घोटाले में जितने लोग थे उसमें कई विधायकों का इन्वॉल्व होना, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, वो सब के सब रेड पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी तो अब ये गवाही खुद देंगे, और ये टीएमसी के जो मंत्री हैं ये खुद बताएंगे कि वो पैसा कहां कहां और किस किस लोगों ने दिया। तो जिन्होंने दिया सबूत के साथ ईडी उनको पकड़ेगी और इसके बाद सरकार खुद गिरेगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी में खुद भगदड़ मचेगी, क्योंकि उनके लीडरशिप में जिस तरह से लोगों का अभी भी, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो टीएमसी से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैसा तो कुछ ही लोगों ने कमाया, बदनाम हम सब हो रहे हैं। तो हम क्यों बदनाम हो? हमारे तो बच्चों के, हमसे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, टोलाबाजी कटमनी अभी भी चल रहा है। तो टीएमसी के जो अच्छे लोग हैं वो बदनाम होना जो नहीं चाहते हैं, वो इस समय रास्ता देख रहे हैं। और इसी का जिक्र मिथुन चक्रवर्ती ने किया, इसी का जिक्र शुभेंदु अधिकारी ने किया कि बहुत सारे टीएमसी के विधायक उनके टच में हैं और वो भाजपा में आना चाहते हैं। तो उसका कारण क्या है ये मैंने बताया। कारण यही है कि इस तरह से जब मंत्री और विधायक की धरपकड़ होगी तो कोई नहीं चाहेगा कि उनका नंबर भी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं फोन कॉल, कहीं ना कहीं कोई सबूत, कोई लेटर, हर विधायक का लिस्ट जरूर वो मंत्रालय तक गई है इस भर्ती घोटाले में।
इन्वॉल्वमेंट है। और इसीलिए सूत्र ये कह रहे हैं कि कई सारे विधायक भाजपा के साथ टच में हैं, वो कह रहे हैं साहब हमें बख्श देना। तो हम पूरा बताने के लिए भी तैयार है कि घोटाले में कैसे घोटाला हुआ, किस किस ने पैसे मांगे और ये जो पैसा इकट्ठा हुआ ये किस लिए इकट्ठा हुआ। तो इसीलिए माना जा रहा है कि दिसंबर आते आते जो शुभेंदु अधिकारी जी का दावा है कि ये ममता बनर्जी की सरकार गिरेगी, ये सच होता दिख रहा है। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कई और ऐसे पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ऐसा ईडी के सूत्र बता रहे हैं। और इसी के बाद ममता बनर्जी है और टीएमसी के जो लोग हैं ये बाज नहीं आ सकते कि ये दंगा फसाद ना करें। और मैंने पहले भी कहा है, ये आगाह के रूप में कहा है, यदि इन्होंने ऐसा किया कि दंगा फसाद किया, तब केंद्र के पास एक बहाना भी होगा और वो जरूरी भी होगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर मिलिट्री को सौंप दिया जाए, क्योंकि वो एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा किसी अन्य देश से लगती है और वो संवेदनशील है। तो राष्ट्रपति शासन की तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल को ले जाएंगे अगर उन्होंने कुछ किया। तो 2024 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की जो कवायद है, जो अफवाहें मैं इनको कहूँगा, जो अफवाह है वो सच हो जाएगी अगर वहाँ कुछ बवाल हुआ। दूसरा, सीए को लेकर भी ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगी। ये भी केंद्र से एक टकराव का कारण बनेगा और ये भी एक कारण बनेगा कि केंद्र ये दलील सुप्रीम कोर्ट तक में रख सकता है कि केंद्र का बना हुआ कोई कानून राज्य सरकार लागू करने के लिए बाध्य है। और यदि कोई राज्य केंद्र से टकराव करता है तो ऐसे में केंद्र के पास वो अधिकार है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर वो उस कानून का इम्प्लीमेंट कराए, चाहे वो सीए हो या एनआरसी हो। कुल मिलाकर के कई ऐसे कारण बनते दिखाई दे रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार गिरेगी और वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। उसके बाद इन नेताओं का क्या होगा ये आप सब जानते हैं। आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और आप में से बहुत सारे दर्शक हमारे पश्चिम बंगाल के भी हैं, वो अपनी राय जरूर बताएं कि पश्चिम बंगाल में वो क्या देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हकीकत में चल क्या रहा है, क्या जो सूत्र बता रहे हैं हालात क्या ऐसे ही हैं पश्चिम बंगाल में। अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।